हेलो टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल में। तो इधर बीच फिर वीडियोस रेगुलर नहीं आ रहे थे, कोई नहीं, सॉरी फॉर इनकॉन्वीनियंट या इनकॉन्वीनियंस। ओके, अब से क्या मतलब, देखो 2 दिन अगर पैटर्न सही रहा तो फिर वीडियोस रेगुलर ही आएंगे। तो ठीक है, अभी हम लोग इससे लास्ट वाले स्लाइड में क्या डील कर रहे थे, पेप्टिक अल्सर पर लेक्चर था। ठीक है, उसको हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर देख रहे थे हम लोग। क्या देख रहे थे? पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में हम लोगों ने क्या क्या देख रखा था इससे पहले? पेप्टिक अल्सर के तीनों टाइप्स देख लिए थे। कौन कौन? देखो फिर से एक बार बता दें। ये हमारा स्टमक है ना, एक कॉमन साइट कहाँ पे होता है? इस रीजन में, एक यहाँ पे, है ना, ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, और ये डुओडेनम रीजन। 3 पेप्टिक अल्सर मैंने बताए थे। कौन कौन? एक आपका पाइलोरस रीजन में, जो कि गैस्ट्रिक अल्सर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एक डुओडेनम रीजन में डुओडेनल अल्सर, लोअर पार्ट ऑफ इसोफेजस में इसोफिजियल, सबसे ज़्यादा चांस कौन? 80%। इसमें कैंसरस भी हो सकता है, मैलिग्नेंसी भी प्रेजेंट हो सकती है। ज़्यादा मैलिग्नेंसी का चांस कहाँ पे होता है? डुओडेनम में। मैलिग्नेंसी मतलब कैंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? कैंसर। गैस्ट्रिक अल्सर में 15 to 20, 15 मान के चलो, 15%, और 5% कहाँ पे? लोअर इसोफिजियल में। कहाँ पे? लोअर इसोफिजियल में, तो लोअर इसोफेगस में। ठीक है, 3 अल्सर हम लोगों ने देख लिया था अच्छे से, है ना, कौन कौन कहाँ कहाँ पे होता है और क्या क्या उसके क्या क्या कॉज होते हैं होने के। ठीक है, चलेंगे आगे देखेंगे हम लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन एंड सिम्टम्स। देखो 2 साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगा, 2 तरह के। एक तो जो दिखेगा हम लोग को, जैसे देखो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एक के नाम ये हो सकता है, एक साइन एंड सिम्टम। ओके, है ना। एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को क्या बोलते हैं? साइन एंड सिम्टम। अब देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स में क्या क्या हो सकता है, तो हम एक स्लाइड वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर लिख दिया, कैरेक्टर मतलब क्या क्या आ सकते हैं। उसके बाद हमने 2 अल्सर को लेके चलना है। किसको किसको? एक हो गया आपका गैस्ट्रिक को, और एक डुओडेनल को। ठीक है, गैस्ट्रिक, इसोफिजियल बहुत कम चांस में होता है किसी को, 5% चांस है, लेकिन मेन जो अल्सर है वो गैस्ट्रिक और क्या है? डुओडेनल। ओके, देखो अब देखो समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं हम? कैरेक्टर, देखो कैरेक्टर में सबसे पहला कैरेक्टर क्या लेंगे हम लोग, क्या डिस्कस करते हैं? ऑकरेंस। ऑकरेंस मतलब होना। देखो ऑकरेंस, ठीक है, ऑकरेंस में किस में कितना परसेंट होता है? तो मैंने बताया गैस्ट्रिक में कितना? 15, और इसमें कितना? 80। ये लिखते चलेंगे आप लोग साथ साथ। कैरेक्टर में ऑकरेंस कौन कितना चांसेस है होने का, तो सबसे ज़्यादा चांस किसका है? डुओडेनल अल्सर होने का चांस है, और गैस्ट्रिक अल्सर होने का उससे थोड़ा कम चांस है। कम क्या? थोड़ा नहीं, बहुत कम चांस है। सबसे ज़्यादा किसका? डुओडेनल अल्सर का। उसके बाद दूसरा कॉमन साइट। कॉमन साइट की अगर बात करेंगे, देखो पहला क्या लिखा हम लोगों ने? ऑकरेंस। दूसरा कॉमन साइट की बात करेंगे। दूसरा क्या? कॉमन साइट। तो देखो साइट के बारे में बात करते हैं, तो आप लोगों को मैं शुरू से एक ही चीज़ रटा रहा हूँ कि पाइलोरस वाला जो गैस्ट्रिक वाला जो अल्सर होता है वो कहाँ पे होता है? पाइलोरस रीजन में होता है। कहाँ पे? पाइलोरस रीजन। और जो डुओडेनल वाला वो कहाँ होता है? वो फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम में। कहाँ पे? फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम। देखो ये है स्टमक, ठीक है, मान के चलो सपोज दैट इतना
छोड़ो यार, अच्छे से बता देते आप लोग भी बोलोगे। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो कॉमन साइट है एक किसका, गैस्ट्रिक अल्सर का कहाँ पे, डोडेनम पे, ये रीजन पे, और सॉरी गैस्ट्रिक अल्सर का कहाँ पे, ये पाइलोरिक पे, पाइलोरस रीजन पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और डोडेनम का कहाँ होगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ डोडेनम में होगा प्रेजेंट। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ें हैं ये। ठीक है, चलो पहला क्या हो गया, ऑकरेंस, दूसरा क्या होगा कॉमन साइट, तीसरे की अगर बात करेंगे, पहला क्या है ऑकरेंस, दूसरा क्या हो गया कॉमन साइट, और तीसरा क्या होगा पेन। देखो गैस्ट्रिक कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ईपी गैस्ट्रिक, स्टम आपका जो जे से प्रेजेंट है वो कहाँ पे है, ईपी गैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट है। स्टम टिल्टेड तो लेफ्ट की साइड है, लेकिन अगर ऊपर से आप स्टार्ट करते हो तो यहाँ सेंटर में ही प्रेजेंट होता है ना, जैसे फूड पाइप एसोफेगस आता है, फिर फर्दर ऐसे लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है, मतलब इस साइड। तो ईपी गैस्ट्रिक कौन से पेन कहाँ पे रीजन में होगा, ईपी गैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक। ईपी गैस्ट्रिक ये साइट है पेन का, एपीगैस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये साइट है। ठीक है, एपीगैस्ट्रिक और कौन सा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये कहाँ होगा, एपीगैस्ट्रिक में भी होगा, मैं बताता हूँ लिखने के बाद, राइट लंबर। ठीक है, देखो कहने का मतलब पेन, ये अगर किसी को गैस्ट्रिक अल्सर होता है तो कौन से साइड में पेन होगा, ईपी गैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा या सेंटर में, और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक में पेन होगा, कहाँ पे, ऊपर में ही लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक में। ठीक है, अगर वही डोडेनल अल्सर की बात करते हैं तो ईपी गैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा और राइट लंबार में प्रेजेंट होगा। राइट लंबार यहाँ नीचे दिख रहा है, फ्रेम में आ रहा है मेरा स्टमक, ये राइट लंबार। ठीक है, ऐसे आप फील करो, कैसे फील करोगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था 9 साइड्स ऑफ एब्डोमेन, याद रखना, ये ऐसे ऐसे, यहाँ क्या बताया था, ये ईपी गैस्ट्रिक है ना, राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर। ठीक है, ऐसा बताया था मैंने आपको, राइट बताया था कि नहीं बताया था, तो वही चीज़ है, इसको वही चीज़ एक बार आप देख लेना, 9 साइड्स ऑफ एब्डोमेन, वही 9 साइड्स ऑफ एब्डोमेन का ही है वो, राइट लंबार। राइट लंबार मतलब लंबार रीजन में राइट साइड में। ठीक है, पेन वहाँ पे पेन होगा, पेन का लोकेशन है ये। ठीक है, पेन के बाद फिर हम लोग देखते हैं, कैमरा चालू है ना, चालू, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसी में नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन विद फूड। फूड के साथ क्या रिलेशन है, मान लो आपको गैस्ट्रिक कोई भी अल्सर हो रहा है, तो आप अगर फूड इनटेक करते हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा, गैस्ट्रिक अल्सर में अलग इफेक्ट होगा उसका, डोडेनल अल्सर में अलग इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले देखते हैं रिलेशन विद फूड। रिलेशन विद फूड की अगर बात करें हम, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें गैस्ट्रिक अल्सर में कि क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ पेन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ पेन इंक्रीज कब होगा, 30 to 60 मिनट्स आफ्टर टेकिंग मील। देखो पेन का जो इंटेंसिटी होगा इसमें क्या होगा, मतलब पेन का जो लेवल होगा वो खाना खाने के 30 मिनट बाद, मतलब आपने कुछ फूड इनटेक किया, किसकी बात कर रहे हैं, गैस्ट्रिक अल्सर की बात कर रहे हैं। गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होगा, जैसे आप खाना खाओगे तो उसके 30 से 60 मिनट यानी आधा से 1 घंटा के बाद क्या होगा, उसका पेन इंक्रीज कर जाएगा। पेन की इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। जैसे मैंने मील लिया उसके बाद, इसमें जस्ट थोड़ा सा उल्टा होता है, इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा इंटेंसिटी ऑफ पेन, डिक्रीज। ये नीचे एरो दिया, एसी दिया, तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। किसकी बात करें, डोडेनल की। इंटेंसिटी ऑफ पेन
डिक्रीज, तुरंत प्रभाव में आप अगर खाना खाते हो तो क्या होगा, डिक्रीज बट क्या होगा फिर कुछ सम टाइम बाद, बट पेन इंक्रीज आफ्टर 2 to 3 hours, 2 to 3 hours, आफ्टर 2 to 3 hours ऑफ मील। ठीक है, देखो समझने वाली बात है क्या है, क्यों होगा, मैकेनिज्म समझाते हैं। देखो रिलेशन विद फूड की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक अल्सर में पेन का जो इंटेंसिटी है अगर स्टमक में ही है तो वो क्या होगा, बढ़ जाएगा 30 से 60 मिनट खाना खाने के बाद, आफ्टर टेकिंग मील, आफ्टर टेकिंग फूड। ठीक है, पेन का जो इंटेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वही डुओडेनल अल्सर की बात करेंगे तो डुओडेनल अल्सर में क्या होगा, खाना को जाने में टाइम लगता है, कहाँ पे, आपके इंटेस्टाइन में, डुओडेनम रीजन में, तो वो 2 to 3 hours के बाद ही वहाँ पे क्या होगा, फिर आपका जैसे वहाँ पे मील पहुँचेगा, जो खाना आप खाए हो स्टमक के थ्रू, वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर जब HCl का ज़्यादा सिक्रेशन होगा, जो फूड का काम हो गया, बाकी जो बचा HCl क्या करेगा, वहाँ इरिटेट करेगा वहाँ की म्यूकोसा को, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, 2 से 3 घंटे के बाद, मतलब इंटेंसिटी ऑफ पेन पहले जब खाओगे तो डिक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन उसके बाद जैसे वो फूड फर्दर पास हुआ तो क्या होगा, पेन इंक्रीज़ कर जाएगा 2 से 3 घंटा में। मतलब आप मील लिए 2 से 3 घंटा में, फिर क्या होगा, पेन इंक्रीज़ कर जाएगा। समझ में आया, मतलब कहने का कि आप फूड ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो, लेते ही क्या हुआ आपका 30 से 60 मिनट, 30 मिनट 60 मिनट ज़्यादा हो गया, 30 मिनट या 30 मिनट के अंदर में ही क्या होगा, आपका पेन गैस्ट्रिक अल्सर में स्टार्ट हो जाएगा। गैस्ट्रिक अल्सर सीधी बात, इतना लिखने पे मत जाओ, सीधा समझो कि खाना खाओगे, खाते ही अगर तुरंत प्रभाव में अगर आपके स्टमक में पेन अगर स्टार्ट हो जाता है तो समझना कि ये गैस्ट्रिक अल्सर का सिम्टम है। अगर वही खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद अगर पेन स्टार्ट हो रहा है तो क्या सिम्टम लेंगे हम लोग, डुओडेनल अल्सर का सिम्टम लेंगे। ठीक है, डुओडेनल अल्सर को कंसीडर करेंगे उस सिम्टम के बेसिस पे। ठीक है, साइन के बेसिस पे। ठीक है, चलो रिलेशन विद फूड देख लिया। कॉमन अब देख लो, ब्लड ग्रुप देखो, कौन सा ब्लड ग्रुप में कॉमन होता है, देखो ब्लड ग्रुप गैस्ट्रिक अल्सर किस में, ए पॉजिटिव में, और इसमें तो जो यूनिवर्सल डोनर है जिसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ओ पॉजिटिव। ये लिखने का मतलब कि जिस बंदे को ए पॉजिटिव हो उसका हाई चांस है कि उसको क्या हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो, और जिस भी बंदा पर्सन को अगर ओ पॉजिटिव हो तो उसका चांस क्या है, डुओडेनल अल्सर का ज़्यादा चांस है। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ें हैं, याद रखना। मैलिग्नेंसी की अगर बात करते हैं कैंसर की, देखो मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, माल्ट, गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होगा, माल्ट, MALT, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, इसको यहीं लिख देते हैं, म्यूकोजल एसोसिएटेड, अरे छोटे बच्चे थोड़े ही हो, लिम्फोइड, ओके, टिश्यू। ठीक है, फ्रेम में आ रहा, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, हाँ ठीक है, आ रहा है, फ्रेम में आना चाहिए। देखो मैलिग्नेंसी की अगर बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर में कहाँ पे होगा, म्यूकोसा में होगा। कहाँ पे होगा, म्यूकोसा, म्यूकोसा मैंने बताया लेयर, इंटरनल लेयर, वहाँ पे होगा, ज़्यादा चांस है। ठीक है, उसमें कौन सा कराता है, H. पाइलोरी कराता है, कॉज बाई H. पाइलोरी। H. पाइलोरी है, बहुत ही हरामी मानुस है जो कि माल्ट ट्यूमर को कराता है। ट्यूमर नहीं दिखेगा, मैं फिर नीचे कर दूंगा, अभी तब तक के लिए इसको समझो। ठीक है, इसमें क्या होगा, सिंपल सा, ये देखो मैलिग्नेंसी, इसमें सबसे ज़्यादा चांस है, मोर
कॉमन, इसका क्या है लेस। ठीक है, देखो मैलिग्नेंसी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैलिग्नेंसी गैस्ट्रिक अल्सर में बहुत कम चांस होता है कि कैंसर हो, किसी को गैस्ट्रिक अल्सर हो और कैंसर हो जाए, वहाँ पे बहुत ही लेस चांस। अगर होगा भी तो ये होगा, क्या होगा, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कॉज बाय एच पाइलोरी। एच पाइलोरी कराता है माल्ट ट्यूमर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माल्ट ट्यूमर, वहाँ पे ट्यूमर हो जाता है। तो ये बहुत कम चांस है जो कि गैस्ट्रिक अल्सर में हो। लेकिन अगर ज़्यादा चांस की अगर बात करोगे तो डुओडेनल अल्सर में बहुत ज़्यादा चांस है आपको कि आपको मैलिग्नेंसी हो जाएगी। ठीक है, जिनको डुओडेनल अल्सर हुआ है। ठीक है, इसको जल्दी से लिखेंगे। कुछ और चीज़ बता देते हैं, एक दो चीज़ जल्दी से लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे। ऊपर वाला रब कर देते हैं। ठीक है, लिख लिया, चलो पॉज करके लिख लेना। तो अब इसको रब कर देते हैं 2 पॉइंट ऊपर से। देखो अब क्या लिखना है, 6 पॉइंट हो गया था, 7वां देखते हैं। देखो अब ब्लीडिंग फॉर्म की देखेंगे। ब्लीडिंग फॉर्म की अगर बात करेंगे, ब्लीडिंग फॉर्म, देखो मैंने आपको 2 केस बताया था, एक हेमेप्टेमेसिस और एक मेलिना। 2 केस बताया था। क्या बताया था मैंने, एक हेमेटेमेसिस, हेमेटेमेसिस स्पेल देख लेना आप एक बार, टेमेसिस और मेलिना, हेमेटेमेसिस और मेलिना, 2 केस। अब ये नाम सुना सुना लग रहा होगा, बहुत बार बताया मैंने। गैस्ट्रिक अल्सर के केस में क्या होता है ना, ये जो हेमेटेमेसिस जो टर्म है, ये क्या होता है, वोमिट या ब्लड इन वोमिट। क्या हो गया, ब्लड इन वोमिटस। वोमिटस, जो वोमिटस मतलब क्या, जो वोमिटिंग का जो कंटेंट होता है वो उसमें ब्लड आना है। तो हेमेटेमेसिस गैस्ट्रिक अल्सर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर के ऊपर है, इंटेस्टाइन में नहीं गया है। क्या देखो, किधर किधर दिखाऊं, जल्दी बताओ, इधर दिखाते हैं। ठीक है, देखो ये क्या है, ऐसे है हमारा इंटेस्टाइनवा ऐसे ही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे आप खाना खाओगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉक नहीं होगा, एक एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, समझो बात को। ये हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे एचसीएल का बहुत सारा सिक्रेशन हो रहा है, पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद है, पास नहीं करने दे रहा है अभी उसको। अब पास नहीं करने दे रहा है तो क्या होगा, यहाँ जैसे ज़्यादा एचसीएल का सिक्रेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फिर इंटरनल ब्लीडिंग होगा। इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण क्या होगा, ये वोमिटस बनेगा, वोमिटस कंटेंट जिसको बोलते हैं कंटेंट ऑफ वोमिटिंग। ये क्या होगा, सीधा मुंह से आपके बाहर निकलेगा, है ना, मुंह से बाहर निकलेगा। अब दूसरा केस बनता है मेलिना का। अब इंटेस्टाइन में फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम में आओ, यहाँ पे कंटेंट है, यहाँ पे भी वही इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है ड्यू टू एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ एचसीएल। इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब कि ज़्यादा एचसीएल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके कारण क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगा। तो ये क्या होगा, आपके ये जो फूड पार्टिकल है ये धीरे धीरे डाइजेस्ट, इसके साथ ही ब्लड अधेयर होकर आपके स्टूल के फॉर्म में निकल जाएगा। सुबह सुबह आप जाके खाली कर दोगे बबुआ, समझे ना बबुआ। ये क्या ओल्ड ब्लड होता है, फ्रेश ब्लड नहीं होता है। ओल्ड ब्लड इन स्टूल, स्टूल बैठे वाला ना बबुआ। ठीक है, चलो ठीक है। कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करेंगे क्या क्या हो सकता है, 8वां नंबर देखो, कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है, परफोरेशन हो जाएगा, लिखते चलो सब साथ में। परफोरेशन, आयरन डेफिशिएंसी, परफोरेशन, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया। ओके, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, विटामिन B12 की इसमें डिफिशिएंसी हो रही है, किसमें, इसमें। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ B12। ठीक है, मेलिना की बात कर लेते हैं। मेलिना में क्या होगा, सीधा मेलिना में हेमोरेज हो सकता है, इंटेस्टाइनल हेमोरेज। ठीक है,
ओके, हेमोरेज हो गया एक और लिख लो। हेमोरेज होगा तो क्या होगा, यहाँ भी आयरन डिफिशियंसी हो जाएगा, आयरन डिफिशियंसी। समझ में आया क्या लिखा मैंने? कॉम्प्लिकेशन, गैस्ट्रिक अल्सर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं? परफोरेशन मतलब छेद होना, आयरन डिफिशियंसी जैसे छेद होगा वहाँ पे आयरन डिफिशियंसी होंगी, एनीमिया कॉज होगा। क्यों? क्योंकि B12 प्रेजेंट होता है हमारे, B12 प्रेजेंट होता है कि नहीं एब्जॉर्प्शन के लिए, है ना? तो B12 प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे देखो इसमें ओल्ड ब्लड इन स्टूल मेलिना को बोलते हैं। हेमरेज होगा, हेमरेज मतलब इंटरनल ब्लीडिंग, जैसे इंटरनल ब्लीडिंग हुआ क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी वहाँ पे होगा, सेम एग्जैक्ट चीज़ है। बस फर्क यही है कि यहाँ पे परफोरेशन हो जाता है। क्या गैस्ट्रिक अल्सर में परफोरेशन यानी छेद हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इतना जानबूझ कैसे लिखाया, ताकि चाहता तो सिंपल सीधा लिखवा देता, हाँ वो बहुत लोग लिखवाते जैसे क्लास में, पायरेक्सिया, फीवर, वॉमिटिंग, नोजिया, फलाना ढिमकाना, है ना, वैसे भी लिखवा सकते थे। लेकिन बबुआ कहा है कि थोड़ा सा कुछ स्पेशल करना है हम लोग को, अपने से जुड़े हैं तो भाई थोड़ा सा कुछ स्पेशल चाहिए ना। सिंपल वो तो हर जगह पढ़ते हो, क्या क्या पढ़ते हो, क्या क्या पढ़ते हो बताओ? वोमिटिंग, नोजिया, पायरेक्सिया और क्या क्या, और क्या क्या पढ़ते हो जल्दी बताओ? इतना ही सिम्टम्स रहता है, और कुछ तो डालते नहीं होगा इससे ज़्यादा सिम्टम्स। पेन डालते होगे एक्स्ट्रा में, अब कुछ तो रहता नहीं होगा। चलो आपके कहने पे उसको भी डाल देते हैं। ये मेन हमारा था, मेन एक साइन एंड सिम्टम्स जो कि आपके इसके बेसिस पे डिफ्रेंशिएट था, जो कि ये दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, किसको? गैस्ट्रिक अल्सर को और डुओडेनल अल्सर को। इसोफिजियल अल्सर बहुत रेयर है, बहुत कम होता है, इसलिए उसका मैंने नहीं लिखा है क्लासीफाई। ठीक है, बाकी गैस्ट्रिक और डुओडेनल हमेशा ये चांस है कि यही दोनों में से किसी को हो, तो यही दोनों में से किसी को होगा अल्सर में, पेप्टिक अल्सर में। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं पार्टी करने। पावड़ी हो रही है, ये मैं हूँ, ये मेरा बोर्ड है, और इधर पावड़ी हो रही है। अभी क्या देखने वाले हम लोग? चलो कुछ ना कुछ तो देखेंगे ही, खाली तो छोड़ेंगे नहीं। अब देखो जनरल सिम्टम्स, देखो जनरल साइन एंड सिम्टम में जनरल हार्ट बर्न, लिखो हार्ट बर्न, हार्ट बर्न। ए दिखा था नीचे में आप लोग को? नहीं दिखा था, फ्रेम में नीचे करना भूल गया क्या? ओहो, चलो कोई नहीं, मैंने बोला ना, उससे आप लोग नोट कर लेना। नहीं दिखा होगा तो बताना, मैं दोबारा बता दूंगा। जो पोर्शन नहीं दिखा होगा मुझे मेंशन करना कमेंट में, ठीक है? हार्ट बर्न, दूसरा डिस्पेप्सिया, सबका मीनिंग बताया जाएगा, सबका मीनिंग बताया जाएगा, डोंट वरी बबुआ, घबराओ नहीं, सब बताया जाएगा, ठीक है? एक्सेसिव ब्लोटिंग भी हो सकता है, ब्लोटिंग, ओके। वेट लॉस, एनीमिया, कौन सा? आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है? इतना सारा तो लिखा दिया मैंने जनरल। वॉमिटिंग भी डाल सकते हो, वॉमिटिंग, ठीक है? चलो दैट्स इट, इतना आपका साइन एंड सिम्टम्स हो गया, ठीक है? अब थोड़ा सा मैनेजमेंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जो अपना काम का है। बहुत देख लिया इधर उधर की चीज़ें, अब थोड़ा सा काम की चीज़ें देखते हैं। क्या देखेंगे काम की चीज़ें? सॉरी, ये क्या हुआ? शिट, रुक जाओ, सॉरी गाइस, वो देखा ही था, थोड़ा सा इशू हो गया था, कोई बात नहीं, बिग इशू नहीं था।
बिग इशू रहता तो बस क्लास सस्पेंड करने का बहाना चाहिए था मुझे, तो वो मिला नहीं। कोई बात नहीं, सॉर्ट आउट हो गया। अभी फिर से वापस आते हैं हम लोग ट्रैक पे। कहाँ पे आएंगे? ट्रैक पे। अब ट्रैक पे आने के बाद क्या करना है हम लोगों को? देखो इतना सारा चीज़ें तो हम लोग पढ़ लिए, अब उसका अभी क्या बचा? मैनेजमेंट बचा हुआ है। अब बीमारी तो देख लिया क्या है, कैसे है, उसको मैनेज कैसे करना है। तो देखो मैनेजमेंट की अगर बात करें, कुछ भी करो सबसे पहले याद रखना हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। दुनिया का कुछ भी करो, कोई भी प्रोसेस करो, कोई भी डिजीज़ को देखो, सबसे पहला स्टेप नाम पता पूछना पेशेंट से, हिस्ट्री लेना, पर्सनल हिस्ट्री सारा, चीफ कंप्लेंट में हिस्ट्री आ जाता है, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन उसका लेना। ये बताने की बार बार जरूरत नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन NATION, ठीक है, ठीक है, चेक कर लेना सही लिखा कि नहीं। अब देखो, अब दूसरा क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या कर सकते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट में? सबसे पहला यूरिया ब्रीथ टेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहला यूरिया ब्रीथ टेस्ट। यूरिया ब्रीथ टेस्ट मैंने बताया था आपको। यूरिया ब्रीथ टेस्ट होता कैसे है, क्या स्वेलो करना होता है, क्या आपके मुंह से क्या एयर निकलेगी, उसको मशीन होता है उसमें फूकना पड़ता है ना। तो वो चीज़ें हैं, नहीं समझ में आ रही है आप लास्ट स्लाइड में जाओ, पीछे करो, और डायग्नोस्टिक टेस्ट में देखना मेरा पहला टॉपिक इसी पे था, क्या? यूरिया ब्रीथ टेस्ट पे ही था, ठीक है। क्या फाइंड करते हैं इसमें? H. पाइलोरी को क्या कहते हैं? H. पाइलोरी। H. पाइलोरी क्या है? मेन कॉज है किसका? अल्सर का, ठीक है। ग्राम निगेटिव होता है, याद रखना ये। H. पाइलोरी को फाइंड करते हैं, H. पाइलोरी, ठीक है। इस यूरिया ब्रीथ टेस्ट हो गया। दूसरा अपर GI एंडोस्कोपी करा सकते हैं, अपर GI एंडोस्कोपी, ठीक है। अपर GI एंडोस्कोपी करा सकते हैं, और इसका एक सीरीज भी चलता है, ठीक है। अपर GI एंडोस्कोपी एक सीरीज चलता है जिसमें आप बेरियम मील स्टडी करा सकते हैं, बेरियम मील स्वेलो टेस्ट स्टडी, ठीक है, इससे भी पता चलेगा। तो ये सारे हैं बेरियम स्वेलो टेस्ट जिसको बोलते हैं, बेरियम मील स्टडी, है ना। स्वेल मील मतलब खाना और स्वेलो मतलब भी निगलना, तो वही चीज़ है बेरियम मील स्टडी, ओके। ये सारा किस में आता है? अपर GI सीरीज में ही आता है, सीरीज, ठीक है, या बेरियम मील स्टडी। ये सारे टेस्ट हो गए, है ना, ठीक है। ये सारे टेस्ट आप डायग्नोस्टिक टेस्ट में करवा सकते हैं। अब रिलेट करना इस चीज़ को, मैंने आपको बताया था सारे टेस्ट को कैसे कैसे करना है, प्रोसीड्योर। नहीं याद आ रहा है, लेक्चर पीछे करो, शुरू से देखो, बार बार एक ही चीज़ को नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, देखो जल्दी से, ठीक है, लिख लिया? चलो अब देखो, अब मैनेजमेंट देख लिया हम लोग जो कि होने वाला था। अब थोड़ा सा फार्मेसी देख लेते हैं, क्या? फार्मा मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में ही देखेंगे, क्या? फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। चलो क्या देखेंगे? फार्मा। अब साथ साथ ही हम लोग फार्मेसी को लेके चल रहे हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले मैनेजमेंट ड्रग्स की अगर बात करेंगे तो कौन सा? H2 ब्लॉकर्स, इसको हिस्टामिन भी बोल सकते हैं, हिस्टामिन ब्लॉकर, हिस्टामिन, ठीक है।
H2 ब्लॉकर्स की बात करेंगे। पहला ड्रग क्या बात करेंगे? H2 ब्लॉकर्स। इसमें देख लेते हैं एग्जांपल में नाम कौन कौन आता है H2 ब्लॉकर्स में। एग्जांपल की अगर बात करें, रैनिटिडीन, ये तो सुना होगा रैनिटिडीन, रैनिटिडीन, उसके बाद सिमिटिडीन, उसके बाद निजाटिडीन, उसके बाद फैमोटिडीन, उसके बाद बस चार ही लिखाते, ज़्यादा नहीं। रैनिटिडीन, सिमिटिडीन, निजाटिडीन, फैमोटिडीन, ठीक है। ये सारे ड्रग्स हैं जो कि क्या होते हैं, यूज़ H2 ब्लॉकर्स जो है। H2 ब्लॉकर्स का काम क्या है पहले वो भी देख लेते हैं। जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन साइड में मैं लिख देता हूँ, फिर रिलेट करते हुए चलेंगे हम लोग। एम छोड़ो, पूरा ही लिख देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर किसकी बात कर रहे हैं, H2 ब्लॉकर्स एक दवा है। फार्मा में हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे साथ साथ डील करते चल रहे हैं। हर एक डिजीज कंडीशन के साथ कौन सी दवाई देंगे और कौन सी दवाई का क्या वहाँ पे वर्क है, क्या काम है, क्या मैकेनिज्म है, वो देखते हुए चलेंगे। तो ठीक है, H2 ब्लॉकर्स में इतना सारा ये दवा का कॉम्बिनेशन है, ग्रुप है ये, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, पूरा कॉम्बिनेशन को H2 ब्लॉकर बोलते हैं। H2 ब्लॉकर, ठीक है। देखो अब H2 ब्लॉकर इसको लिखते हैं, ये क्या चीज़ ब्लॉक करता है, नाम में ही ब्लॉकर है। तो किसको ब्लॉक करता है, आपकी गर्लफ्रेंड को? नहीं, इट ब्लॉक द, देखो ये किसको ब्लॉक करता है, आपकी गर्लफ्रेंड को ब्लॉक नहीं करता ये देख लो किसको ब्लॉक करता है, आपके बॉयफ्रेंड को ब्लॉक नहीं करता। ये हिस्टामिन रिसेप्टर होता है जो कि हमारे कहाँ पे, स्टमक में प्रेजेंट होता है। इट ब्लॉक द हिस्टामिन, इट ब्लॉक द हिस्टामिन रिसेप्टर, इट ब्लॉक द हिस्टामिन रिसेप्टर, ठीक है, इन स्टमक। देखो कहने का मतलब, ये जो ड्रग है इसका एक्शन ये है कि आपके स्टमक में हिस्टामिन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, उसको ये ब्लॉक करता है, रोकता है। रोकने के कारण क्या होगा, गैस्ट्रिक का जो सिक्रेशन होगा वो बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक का सिक्रेशन रुक जाएगा। बंद नहीं होगा, पूरी तरीके से बंद नहीं होता, इसमें कम हो जाता है। क्या होता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन रुक जाता, मतलब कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ना कि स्टॉप हो जाता है, ठीक है। उसका आगे देखेंगे कहाँ स्टॉप होता है, इसमें क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। हिस्टामिन क्या है, H2 ब्लॉकर क्या है, H फॉर हिस्टामिन, जो कि आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है, स्टमक के लेयर में, म्यूकोसा में। देखो ये हमारा म्यूकोसा है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है H पाइलोरस, सब जो भी रीजन होगा पाइलोरस रीजन में ही, क्योंकि यहाँ पे ही सारा इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl का सिक्रेशन होता है यहीं से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हिस्टामिन प्रेजेंट होता है, जिसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। ब्लॉक करने के बाद क्या होगा, जैसे ये ब्लॉक यहाँ पे ब्लॉक करेगा, रास्ता को रोकेगा, तो क्या होगा, सिक्रेशन का कम हो जाएगा। जैसे पूरा नहीं रोक पाता ये, थोड़ा सा ही, मतलब थोड़ा सा इफेक्ट कम करता है, तो ये थोड़ा धीरे धीरे कम कर देगा। देखो ठीक है, चलो ये दवा ऐसा दवा है कि आप इसको खाने के बाद भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लॉक नहीं करता है। और कोई दवा, देखो आप लोग सुनते होंगे कि डॉक्टर बोलते हैं कि कोई भी, जैसे पेंटोप्राजोल, पेंटॉप, जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में आता है वो दवा। तो वो दवा क्यों हम लोग खाना खाने के बाद नहीं खा सकते, रीज़न आपने कभी पूछा अपने डॉक्टर साहब से? नहीं, तो सुनो क्यों नहीं खा सकते। देखो अगर आप उस दवा को अगर इनटेक करते हो आफ्टर मील, तो आपने जो खाना खाया है वो क्या होगा, जैसे आपने, आपके स्टमक को क्या है, कोई भी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या हाईली एसिडिक पीएच चाहिए, 2, 1, 1.5 इसके बीच में पीएच चाहिए। अब जैसे आपने क्या किया, उस दवा को लिया, तो क्या करेगा दवा, जाके आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को क्या करेगा, वो बंद कर देगा, जिसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में क्या होता है, H, और H जो HCl का जो सिक्रेशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सिक्रेशन होता है, वो क्या करेगा, उसको स्टॉप कर देगा। जैसे स्टॉप होगा, आपके स्टमक में एसिड कम हो जाएंगे, जैसे कम हुए तो फिर डाइजेशन
स्लो हो जाएगा, खाना का सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, है ना। तो वो कारण है नहीं देने का पेंटोप्राजोल चाहे पेंटॉप, ठीक है। तो वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में आता है। खैर अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसके आगे बात करेंगे। अभी हम लोग ये देख रहे हैं, ये एक ऐसा दवा है, कौन, रेनिटिडीन, सिमिटिडीन, निजाटिडीन और फैम्टोडिन। ये ऐसा है कि आप इसको खाने के बाद भी दे सकते हो, खाने के पहले भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई इशू नहीं होगी पेशेंट को, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, सिर्फ हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। हमारे स्टमक में जो भी हिस्टामिन रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करेगा, जो कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन को कम करते हैं, ना कि बंद करते हैं। वो क्या करता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पूरा बंद ही कर देता है, ये क्या करता है, कम करता है, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, समझ में आया। चलो अब थोड़ा सा एक एक लाइन देख लेते हैं रेनिटिडीन पे। एक पहला रेनिटिडीन, रेनिटिडीन, इसका सब पे एक एक लाइन देखते चलते हैं साथ में ही। ये एक ऐसा दवा है जो कि फूड के द्वारा अफेक्ट नहीं होता है, इट इज़ नॉट अफेक्ट बाय फूड, ठीक है। सिमिटिडीन, सिमिटिडीन, सिमिटिडीन क्या है, इट कैन क्रॉस, देखो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जो कि आपके ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा इसको नहीं बताएंगे। इतना बस याद रखना है कि ब्लड ब्रेन बैरियर है, जिसको क्रॉस करोगे उसको होने का कारण क्या होता है, पेशेंट को कन्फ्यूजन ये सब फील होने लगता है। तो इसका साइड इफेक्ट क्या है सिमिटिडीन का, आप लिख सकते हो, इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। साइन फर्स्ट साइन एंड सिम्टम की अगर बात करेंगे, साइन की बात करेंगे, कन्फ्यूज़न, ठीक है, पेशेंट को कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है, कन्फ्यूज़न होगा। ये सिमिटिडीन दोगे तो पेशेंट को थोड़ा बहुत लगेगा कन्फ्यूज़न टाइप का, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे माइंड में जाता है, वहाँ पे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट इसका साइन क्या हो सकता है, कन्फ्यूज़न। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे निजाटिडीन के बारे में, एक लाइन देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं। निजाटिडीन, निजाटिडीन, निज़ाम से याद रखना, निज़ाम, निजाटिडीन। देखो निजाटिडीन जो है, कोई भी पेशेंट अगर लीवर कोई डिसऑर्डर से अफेक्ट कर रहा है, मतलब जिसको लीवर डिसऑर्डर है, उसके लिए सबसे सेफेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस की अगर बात करेंगे तो वो कौन सा ग्रुप होता है, निजाटिडीन। कौन सा, निजाटिडीन। क्योंकि क्यों ये सेफ होता है, ये सेफ लीवर के लिए सबसे सेफ किस में, वो भी H2 रिसेप्टर है, H2 ब्लॉकर में सबसे सेफ कौन होता है, निजाटिडीन। क्या होता है, हमारे लीवर के लिए सबसे सेफेस्ट ड्रग होता है। तो इसको लिख लेंगे थोड़ा सा, 2 वर्ड, सेफेस्ट इन लीवर डिसऑर्डर्स। जिस भी पेशेंट को लीवर डिसऑर्डर है, अगर एसिडिटी की समस्या है, तो क्या देंगे उसको, निजाटिडीन देंगे। कौन सा, H2 ब्लॉकर में, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करेंगे, नोट करें जल्दी से। ठीक है, लिख लिया। चलो अब दूसरा देखते हैं, H2 ब्लॉकर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कौन सा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। चलो जल्दी से लिखेंगे इसको, पहले में लिखेंगे नहीं, मतलब थोड़ा सा देख लेंगे। क्या देखेंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ओके। अब ये मत बोला मट साहब फार्मा में कहाँ घुस गए आप, एमएसएन पढ़ाते पढ़ाते, तो रिलेट करके चल रहा है ना, रिलेट करके साथ साथ चल रहे हैं, हाथ मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना, ठीक है। क्या, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ओके, बोलो ओके। चलो अब देखो, समझो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का फंक्शन क्या है।
सबसे पहले देखो ये हमारा स्टमक, प्रोटॉन पंप कैसे काम करता है हमारे पेप्टिक अल्सर में। ठीक है, थोड़ा सा स्टमक दायां बायां हो गया है, उसके लिए माइंड मत करना। देखो सॉरी, चलो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ये रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, फंडस रीजन। ये नहीं, सिर्फ यहाँ पे क्या बोलेंगे, फंडस रीजन। स्टमक का क्या है, ये फंडस रीजन। अब यहाँ पे क्या होता है, फंडस रीजन में क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे, फंडस रीजन में जल्दी बताएंगे आप लोग। पैराइटल क्या प्रेजेंट होते हैं, पैराइटल ग्लैंड्स क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, प्रेजेंट पैराइटल ग्लैंड्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, पैराइटल ग्लैंड्स। अब पैराइटल ग्लैंड्स क्या चीज़ का सिक्रेशन करते हैं, दो चीज़ का सिक्रेशन करते हैं। कौन कौन, एक इंट्रिंसिक फैक्टर और एक HCl। एक इंट्रिंसिक फैक्टर, दूसरा HCl। ठीक है, पैराइटल ग्लैंड सिक्रेट करते हैं क्या, HCl, इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl, दो चीज़ का सिक्रेशन होता है। क्या होता है, यहाँ पे लिख लो हेल्प के लिए, सीक्रेट्स, सीक्रेट्स। ठीक है, सीक्रेट्स। ठीक है, पैराइटल ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है कौन सा, फंडस रीजन में, जो कि सिक्रेशन किसका करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl का। ठीक है, चलो अब ये दोनों का सिक्रेशन जब यहाँ पे हो रहा है तो कौन करा रहा है, देखो इसी रीजन में मान के चलो एक ये पंप हो गया, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटॉन पंप। क्या ये, प्रोटॉन पंप। ये प्रोटॉन पंप यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस रीजन में। क्या होता है, प्रोटॉन पंप क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन पंप। इसका दूसरा नाम ये भी बोल सकते हैं क्या, हाइड्रोजन H+ और पोटेशियम ATPase। ठीक है, ये इसका नाम, हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase या ATPase। ठीक है, जो आपको बोलना बोल सकते हो। ये एक मशीन है, इसका नाम है। ठीक है, जो कि यही HCl का सिक्रेशन करा रहा है। आप देखो कैसे होता है, ये जो है हाइड्रोजन के साथ, किसको, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ, किसके साथ, क्लोरीन के साथ मिलके क्या बना रहा है, HCl। यहाँ पे फंक्शन कर रहा है, जैसे क्लोरीन इसको मिल रहा है तो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, HCl, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि कौन बना रहा है, प्रोटॉन पंप या इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase। ठीक है, ये मशीन है जो कि क्या कर रहा है, HCl का सिक्रेशन कर रहा है। HCl का जैसे सिक्रेशन यहाँ पे हो रहा है, अब समझो बात को, HCl का यहाँ पे सिक्रेशन हो रहा है, बना के सब कहाँ, स्टमक में रिलीज कर रहा है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जब HCl हो गया तो मैंने बताया कि पेप्टिक अल्सर होता है। अब इसी चीज़ को हमें कंट्रोल करना है, तो हमने क्या किया, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से कोई भी एक दवा मान के चलो PAN40, जिसमें क्या होता है, पेंटोप्राजोल। क्या होता है, पेंटोप्राजोल। कोई भी दवा पेंटोप्राजोल हमने खाया, जैसे ये खाएगा यहाँ पे आएगा, आने के बाद क्या करेगा, ये इसको पकड़ेगा। ठीक है, किसको, H को पकड़ेगा, H को पकड़ के कूटेगा बढ़िया से। जब H को पकड़ के कूट दिया तो क्लोरीन H के साथ मिल नहीं रहा है, HCl बन नहीं रहा है, तो ये क्या किया, पूरा स्टॉप ही कर दिया, पूरा कहानी ख़त्म कर दिया। किसका, कि अब तुम इनहिबिट कर दिया, किसको बोला, ये हाइड्रोजन को बोला कि अब तुम इसके साथ कंबाइन नहीं होगे और ना ही HCl को फॉर्म करोगे। तो क्या होगा, HCl जब यहाँ फॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, HCl जैसे फॉर्म होना बंद हो गया, HCl की लेवल जैसे कम हुई तो क्या होगा, जो आपका जहाँ भी अल्सर है वो क्या होगा, हील होने में उसको हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा, क्योंकि HCl क्या कर रहा था, बार बार उसको इरिटेट कर रहा था, जो अल्सर हुआ था उसको क्या कर रहा था, बार बार इरिटेट कर रहा था। मान लो यहाँ पे अल्सर है तो ये HCl आके यहाँ पे बार बार इसको इरिटेट कर रहा था, है ना, तो अब वो हील होगा। ठीक है, खुद से हील होगा, नेचुरली तरीके से हील होगा। तो ये काम है आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो कि गैस का दवा PAN40 खाते हो। समझ में आ रहा है ना, गैस का दवा खाते हो कैसे काम करता है गैस का दवा। H2 ब्लॉकर मैंने बताया, अब ये भी बता दिया आपको, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का भी बता दिया कि क्या काम है, समझ में आना चाहिए। चलो लिख दे क्या यहाँ पे, क्या करेगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिट HCl, इनहिबिट करता है HCl को, इनहिबिट डिक्रीज HCl, जैसे डिक्रीज होगा, हेल्प इन हीलिंग
ऑफ अल्सर। ठीक है, समझ में आया? वही चीज़ है, जल्दी से इसको लिख लेंगे, बना लेंगे जिनको बनाना है समझने के लिए। अब चलो दो लाइन लिख लेते हैं। एग्जाम्पल मिटा दें? चलो मिटा ही देते हैं, नहीं देखा लिखा तो बैक करके लिख लो। एक चीज़ और है इसमें, मैं बताना भूल गया, सॉरी, मतलब शुरू वाला में तो बता ही था कि इसको बिफोर मील लेंगे या मील के 2 घंटे बाद लेंगे, 2 या 3 घंटे बाद। ठीक है, खाना खाने क्यों 2 या 3 घंटे बाद? क्योंकि जो आपका स्टमक का कंटेंट होगा वो इंटेस्टाइन में शिफ्ट हो जाएगा, चला जाएगा, घूम फिर के अपना आया सावन घूम के मजे मस्त बाहर, है ना, तो वो अपना क्या होगा, इंटेस्टाइन में चला जाएगा। जो आपका स्टमक का कंटेंट है वो क्या होगा, यहाँ वाला जो भी कंटेंट है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, कितना, 2 से 3 घंटा में। तो क्या होगा, पेट खाली हो जाएगा आपका, जेसेप खाली हो जाएगा। अब जैसे जेसेप खाली हुआ तो आप फटाक से दवा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब किसी का डाइजेशन नहीं कराना वहाँ पे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले लिख सकते हो, यूज़ बिफोर ब्रेकफास्ट, या BBF भी लिख सकते हो, शॉर्ट एब्रिविएशन। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें, दवा का कंपोजिशन देख लो कौन कौन, पेंटोप्राजोल, पेंटोप्राजोल सबसे कॉमन, हर कोई खाता है। ओमेप्राजोल, ठीक है, रैप्राजोल, स्मोप्राजोल, ठीक है, लेंसोप्राजोल। इतना सारा है जो कि क्या है, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, PPI बोल सकते हैं इसको, PPI क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। क्या ये, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है, इस दवा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम बताते हैं, लिखा दिया, मतलब बताया था डायग्राम में, लेकिन यहाँ लिखा भी देंगे साइड में कैसे होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका। नोजिया बताएंगे ये भी क्यों होगा इसका दवा का साइड इफ़ेक्ट, वोमिटिंग, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, अभी लिखते चलो। देखो, नोजिया वोमिटिंग होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब आपने खाना खाया, इस दवा को लेने के बाद आपका क्या हुआ, HCl का जैसे सिक्रेशन बंद हुआ, तो फूड जो होगा वो आपके स्टमक में ही रह जाएगा, वो प्रॉपर उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, प्रॉपर उसका डाइजेशन नहीं होगा। जैसे डाइजेशन नहीं होगा तो क्या कंडीशन आ सकती है, वोमिट की कंडीशन आ सकती है, क्योंकि डाइजेस्ट होगा प्रॉपर आपके स्टमक में, जब डाइजेस्ट होगा तभी तो आपके इंटेस्टाइन में जाएगा। डायरिया का भी केस आ सकता है ना। देखो, अगर ये ड्रग, आप डायरिया से याद आया, अगर ये ड्रग किसी को अगर आप दे रहे हो, कोई भी पेशेंट को दे रहे हो, उस पेशेंट को अगर डायरिया होना स्टार्ट हो गया इस ड्रग को लेते लेते, तो उसको तुरंत बंद कर देना है। क्या बंद कर देना है, इसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को बंद कर देना है। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे स्टार मार्क दे के लिख लेना, इफ पेशेंट हैविंग डायरिया ड्यूरिंग this medication stop this में लिख लेना ब्रैकेट में PPI मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इंस्टेंट। ठीक है, समझ में आया। किसी पेशेंट को अगर डायरिया हो रहा है तो उसी टाइम तुरंत उसको स्टॉप कर देना है। ओके, बराबर। चल, अब देखो, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख लो जो मैंने बताया है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसको शॉर्ट में हम MOA भी लिखेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT पढ़ते थे, वो नहीं है, ये MOA है। ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सब में डॉट दे देना। ठीक है,
चलो अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, मतलब कैसे ये काम करता है। तो देखो पीपीआई क्या फंक्शन करता है, पीपीआई इनहिबिट द प्रोटॉन पंप ओवर पैराइटल सेल्स, पैराइटल सेल्स क्या, विच रिड्यूस सिक्रेशन which reduce secretion of H plus ion which helping decrease acidity। क्या होता है, मैंने बताया H प्लस आयन को ये ख़त्म कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ना के बराबर ही, मतलब रोक देता है पूरा H प्लस आयन को बनने से। तो क्या होगा, एसिडिटी को ये डिक्रीज कर देगा। कैसे डिक्रीज होगा, H प्लस जब क्लोरीन से मिलेगा ही नहीं, रिएक्ट ही नहीं करेगा तो HCl बनेगा नहीं, HCl जैसे नहीं बना तो एसिडिटी डिक्रीज। ठीक है गाइस, लिख लिया इतना जल्दी से, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी कंप्लीट। अब देखते हैं एंट एसिड। दूसरा क्या था, पहला क्या था, H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाला H2 ब्लॉकर यानी हिस्टामिन ब्लॉकर। ठीक है, दूसरा क्या था, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। और तीसरा क्या है, एंटा एसिड। क्या, एंटा एसिड। एंटा एसिड भी बहुत तरीके के होते हैं, वो भी देखते चलेंगे। एंटा एसिड नाम में ही है क्या, एंट एसिड, ए फॉर एंट, ए फॉर एसिड भी हो जाएगा, फॉर अल्कलाइन भी हो जाएगा, लेकिन ऐसे याद मत रखना। एंट एसिड याद रखना कि अल्कलाइन नेचर का होता है एंटा एसिड, जो कि आपके स्टमक में एसिड ज़्यादा होगा। मान लो जैसे एग्जांपल में एक बीकर में आपने गर्म पानी लिया, गर्म पानी लेने के बाद फिर उसमें ठंडी पानी मिक्स करोगे ठंडी के टाइम में, तो क्या होगा, वो टेम्परेचर को बैलेंस करेगा कि नहीं करेगा। तो वैसे ही क्या होता है, इसमें आपके स्टमक में हाईली एसिडिक है, हाईली एसिड प्रेजेंट है, आप बाहर से क्या कर रहे हो, एंटा एसिड जो कि अल्कलाइन है, अल्कलाइन इंसेक्ट मतलब आप इनगल्फ कर रहे हो, जैसे इनगल्फ करोगे आपको स्टमक को क्या करेगा, वो अल्कलाइन नेचर बना देगा। उसका भी साइड इफेक्ट यही है, क्या है, जो मैंने आपको बताया। इसमें लिखा है मैंने क्या आपको, यूज बिफोर ब्रेकफास्ट लिखाया है, या और यहाँ लिख लेना, इसके बाद यहाँ लिख लेना, और आफ्टर मील, और आफ्टर मील ब्रैकेट में लिख देना 2 to 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स आफ्टर मील, ऐसा लिख सकते हो। 2 to 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स आफ्टर मील, दोनों कंडीशन में ले सकते हो। 2 से 3 घंटा खाने के बाद भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले सकते हो, और खाना खाने से पहले भी ले सकते हो। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, एंटासिड के बारे में बता रहा हूँ। एंटासिड में क्या करना है, वो भी सेम चीज़ है, उसको भी 2 से 3 घंटा खाने के बाद ले सकते हो, नहीं तो खाने से पहले ले सकते हो। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि आपके स्टमक में क्या करेगा, वो HCl जो होगा उसके लेवल को कम कर देगा, अल्कलाइन नेचर कर देगा। अब जैसे अल्कलाइन नेचर हुआ, अल्कलाइन नेचर होने के बाद क्या होगा, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन सब गुल खत्म। अब खत्म होगा तो जो आपने खाया वो तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। उसका 2 उपाय हो सकता है, या तो आप वोमिट करोगे, नहीं तो फिर डायरिया का केस आएगा उसमें। तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं, 3rd नंबर एंटासिड। एंटासिड देखते हैं, एंटासिड बोलो या एंटासिड बोलो, जो आपकी मर्जी है ना बबुआ। ऐसे ये तीसरा नंबर है, लेकिन मैंने स्टार कर दिया। आप लोग मत करना, आप लोग 3rd लिख लेना वहाँ पे। ठीक है, देखो एंटासिड, हमारा स्टमक प्यारा सा दुलारा सा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, pH मान के चलो 2 है, बाहर से हम लोग क्या लिया 10 pH का कोई एंटासिड लिए, यहाँ पे आया।
अब ये क्या किया इसने, मैनेज कर दिया। कैसे मैनेज करके कितना कर देगा, मान को चलो 6 ले जाएगा पीएच या 5 ले जा सकता है ना। ये 10 पीएच हमने इंजेक्ट नहीं एनगल्फ किया, और 2 पीएच था स्टमक का हमारे। पीएच मतलब जितना लेस पीएच, देखो 7 न्यूट्रल, इधर जितना 0 आएगा ये एसिडिक, और इधर अल्कलाइन 14। ठीक है, समझ में आया। इधर एसिडिक नेचर, उधर अल्कलाइन नेचर। जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा एसिडिक, जितना ज़्यादा रहेगा उतना सही रहेगा अल्कलाइन। सही भी नहीं रहेगा मतलब अल्कलाइन नेचर रहेगा। तो हमारा स्टमक का पीएच कितना है, मान के चलो 2। हमने बाहर से क्या किया, एंटासिड पिया। पीने के बाद क्या होगा, हमारा स्टमक का जो ये पीएच होगा वो या तो 5 पे पहुंच जाएगा या तो 6 पे पहुंच जाएगा, कंपनसेट करेगा आपस में। आइए आपका ना मेरा 6 पे चलते हैं, है ना, वैसे। ठीक है, समझ में आया। तो ठीक है, इसको लिखते हैं। हमेशा एंटासिड और कोई भी दवा या कोई भी एंटासिड के साथ दवा खाइए या खाना खाइए, उसके बीच में गैप होना चाहिए। गैप होना बहुत ज़रूरी है, गैप नहीं होगा प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगी फिर। ठीक है, तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं एंटासिड में, इट वर्क बाय न्यूट्रलाइजिंग, क्या करता है, न्यूट्रलाइजिंग द हाईली एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक के हाईली पीएच को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे, क्या देखेंगे, कब कब यूज करना चाहिए, एंटासिड शुड बी यूज, उतना नहीं लिखेंगे, इट शुड बी यूज बिफोर 1 आवर ऑफ ब्रेकफास्ट और आफ्टर 2 आवर ऑफ मील। ओके, ठीक है। एंटासिड क्या क्या करते हैं, कब कब करते हैं, मैंने लिखा है आपको कि इसको या तो खाना खाने से कुछ देर पहले या खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद। ठीक है, 2 घंटा लिखा मैंने, कंपनसेट कर लेना। चलो अब देखो, एंटासिड भी बहुत तरीके का आता है। पहला एंटासिड देखते हैं हम लोग, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, पहला क्या है इसे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। चलो, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये एक ऐसा एंटासिड है, याद रखना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ए फॉर एल्युमिनियम और सी फॉर कॉन्स्टिपेशन, AC याद रखना, AC मतलब ये क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, कॉन्स्टिपेशन याद रखना। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा है आपका एंटासिड है जो कि क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन। इसको अगर एनगल्फ करते हो तो चांसेस हैं कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाए। ठीक है, किसको, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करने पे। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली इसको लिख सकते हैं पहले, इट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन। ये जो पेशेंट यूज़ करता है इसको कॉन्स्टिपेशन होना ही होना है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरफॉस्फेटेमिया, देखो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड किसके यूज़ होता है, हाइपरफॉस्फेटेमिया में। हाइपरफॉस्फेटेमिया में फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज कर जाना, क्या, फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज कर जाना।
उसके केस में ये यूज़ करना होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका ज़्यादा यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोफॉस्फेटेमिया। हाइपो मतलब लेस, कम, क्या हो जाएगा, कम। मान लो कोई चीज़ ज़्यादा हो रहा है, उसको ज़्यादा आप ट्रीट कर रहे हो तो फिर क्या नंबर डिक्रीज होगा ना उसका, ठीक है। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड, इसका एक इफेक्ट मैंने बता दिया आपको कि हाइपोफॉस्फेटेमिया में इफेक्ट है उसका। चलो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको जल्दी से लिखो। लिख लिया। चलो दूसरा, पहले एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अब एल्युमिनियम के बाद क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा नंबर। आज लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया क्या, कोई बात नहीं, पूरा करके जाओ, भागना नहीं है किसी को। देखो अभी भी मैं कैमरे के सामने खड़ा हूँ, तब से एकदम चिल मार के, चिल पोजीशन में, अभी भी उतना ही एक्टिव है अपन जितना पहले थे। चलो तो तुरंत प्रभाव में लिखते चलो मेरे साथ, बोलते चलो जोर से, जोर से, क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पहला वाला क्या था, एल्यूमिनियम, ये दूसरा वाला क्या, मैग्नीशियम। अब देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यार मच्छर इतना है ना, नाम क्या है, मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखो इसको हम लोग सैलाइन लैक्सेटिव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैलाइन लैक्सेटिव, सैलाइन लैक्सेटिव। कोई पूछे आपसे सैलाइन लैक्सेटिव किसको बोलते हैं, तो याद रखना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, सैलाइन लैक्सेटिव। क्या नाम है दूसरा, सैलाइन लैक्सेटिव। ओके रिपीट करते चलो, नहीं कर रहे हो आप लोग। इसका एक साइड इफेक्ट है, सैलाइन लैक्सेटिव होने के कारण लैक्सेटिव का फंक्शन क्या होता है, आपके इंटेस्टाइन में जो भी आसपास का सराउंडिंग वाटर रहता है उसको एब्जॉर्ब करके क्या करता है, आपके स्टूल को सॉफ्ट बनाता है। तो वही काम ये करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या करेगा, साइड इफेक्ट इसका डायरिया कॉज करवाएगा, ठीक है। अवॉइड कहाँ का करना है इसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में, ठीक है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में अवॉइड करेंगे। उसके बाद आपका नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है, हेडेक, हेडेक, ठीक है, ये सब में अवॉइड करेंगे। एक और चीज़ लिख सकते हैं, अवॉइड यूज विद विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी के साथ इसको यूज़ नहीं करते हैं। इतना सारा साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट नहीं मतलब अवॉइड कहाँ कहाँ करना है, कहाँ कहाँ इसको यूज़ नहीं करना है, कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करेंगे। कोई भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट, इंटेस्टाइन में कहीं भी रुकावट हो उस केस में नहीं यूज़ करेंगे, नोजिया वोमिटिंग में यूज़ नहीं करेंगे, हेडेक में यूज़ नहीं करेंगे, और अवॉइड करेंगे कहाँ पे, विटामिन डी के साथ, ठीक है। चलो तीसरा देखते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट, सी लिखो, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो ज़्यादा नीचे भी नहीं लिखना है, याद रखना है तो बच्चों को दिखता नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट देखो इसका साइड इफ़ेक्ट वही याद रखना, क्या था पहला वाला का, कॉन्स्टिपेशन। क्या रहेगा साइड इफेक्ट कैल्शियम कार्बोनेट का, कॉन्स्टिपेशन। क्या रहेगा, कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन है, हमने क्या बताया था आपको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बताई थी ना, ठीक है। चलो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में यूज़ नहीं करते हैं इसको, और कहाँ यूज़ नहीं करते हैं,
देखो एक चीज़ मैंने छोड़ दिया था यहाँ पे, अपेंडिसाइटिस हो गया, अपेंडिसाइटिस यहाँ भी यूज़ नहीं करेंगे। अपेंडिसाइटिस के बाद देखो और गैस ब्लोटिंग भी बोल सकते हो, छोड़ो इतना याद रखो। अपेंडिसाइटिस हो गया, गैस ब्लोटिंग रहने दो, ठीक है। इसका कहाँ कहाँ ये नोज़िया वोमिटिंग में जो होगा, सॉरी ये मैंने गलत लिखा दिया था, मुझे लगा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का ना विटामिन डी से उसका क्या यूज़ है कैल्शियम का, उसमें विटामिन डी, उसको रब कर लेना, ठीक है। उसमें बस दो ही लिखना है, किसमें अवॉइड कहाँ करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अपेंडिसाइटिस। उसमें कोई विटामिन डी का रोल है ही नहीं, विटामिन डी का रोल कहाँ पे रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट में रहेगा, है ना। तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट में लिखेंगे। कहाँ कहाँ, नोज़िया वोमिटिंग, नोज़िया वोमिटिंग अवॉइड इन नोज़िया वोमिटिंग, उसके बाद विटामिन डी। देखो अवॉइड कहाँ करेंगे, नोज़िया वोमिटिंग अवॉइड करेंगे और अवॉइड विद विटामिन डी। विटामिन डी के साथ नहीं देंगे, किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि क्या होगा, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर जाएगा हमारे ब्लड में, ज़्यादा देंगे उसको विटामिन डी के साथ, तो ठीक है कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम ऑलरेडी हम लोग दे रहे हैं उसको। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताया था इससे पहले वाले स्लाइड में कि अगर आपका बोन से अगर कैल्शियम आपके ब्लड में आ रहा है तो कौन करा रहा है, पीटीएच करा रहा है, ठीक है। कौन लेकर आ रहा है, पीटीएच लेकर आ रहा है। कैल्सीटोनिन का क्या काम था, हमारे ब्लड से बोन में और बोन से ब्लड में कौन, पीटीएच, ठीक है। आपको याद नहीं हो तो एक बार स्लाइड को पीछे करना, स्क्रॉल करना वीडियो, लास्ट वाला लेक्चर जो अभी रिसेंटली लेक्चर मैंने बताया उसमें मैंने बताया इस चीज़ को, ठीक है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट देख लेते हैं, इसके बाद नहीं होगा तो आज का लेक्चर यहीं पे दी एंड कर देते हैं। कल फिर एंटीबायोटिक देखेंगे। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं हमने, कौन कौन से देख लिए। सबसे पहले स्टार्ट किया हिस्टामिन रिसेप्टर, हिस्टामिन ब्लॉकर, सॉरी H2 ब्लॉकर, प्रोटॉन पंप इनिबिटर। एंटासिड में हम लोगों ने 4 देख लिया, ठीक है। 4 में अभी 4 कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद एंटीबायोटिक देखेंगे। एंटीबायोटिक में थेरेपी बनती है, क्या क्या, ट्रिपल ड्रग थेरेपी और क्वाड्रिपल ड्रग थेरेपी। तीन ड्रग का कंपोजिशन रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है, जिसमें आपको 3 ड्रग को मिला के ट्रीटमेंट होती है, किसकी, पेप्टिक अल्सर की। और एक वो अगर काम नहीं किया तो फिर एक 4 ड्रग की कॉम्बिनेशन होती है जो कि पेप्टिक अल्सर के लिए ट्रीटमेंट होती है, ठीक है उसकी। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, ये सब से भी अगर काम नहीं हुआ तो हम लोग क्या देखेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट के बाद। तो आज कोशिश करते हैं आज मेडिकल मैनेजमेंट आज कंप्लीट हो सके तो, नहीं तो कल वाले लेक्चर में, क्योंकि और भी बहुत सारा है, मीसोप्रोस्टॉल भी है, आज नहीं हो पाएगा, आज पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कल वाले स्लाइड में हम लोग फिर देखेंगे। मीसोप्रोस्टॉल है, उसके बाद 2-3 ड्रग और है, तो वो चीज़ हम लोग कल वाले स्लाइड में ही करेंगे। आज के लिए छोड़ देते हैं। अभी लास्ट वाला बता के, कौन सा, एंटासिड। हम लोग आज बस 3 ही देख पाए। कल थोड़ा सा फास्ट रहेगा कल का, क्योंकि आज कंसेप्चुअल चीज़ें थी, समझाने वाली चीज़ें थी, तो थोड़ा सा स्लो करके बताया हमने आपको। अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट लिखना, हेडिंग डालो D नंबर। सोडियम बाइकार्बोनेट किसमें, एंटासिड में ही, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर बात करेंगे, देखो इट कैन लोकल एंड सिस्टमिक, सिस्टमिक, ओके, लोकल और सिस्टमिक दोनों हो सकता है। कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑलवेज चेक फॉर ब्लड गैस और ब्लड गैस एनालिसिस, ठीक है। चलो ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का देख लिया कहाँ कहाँ यूज़ है। सिस्टमिक और लोकल रूट दोनों से इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑलवेज चेक करेंगे कहाँ, ब्लड गैस एनालिसिस को चेक करेंगे, ठीक है, इसको देने से पहले। उसके बाद एक नोट डाल के लिख लो पूरे एंटासिड के लिए। एंटासिड ख़त्म हो गया अभी। एंटासिड को एंटासिड should never
यूज विद अदर ड्रग it can cause slow absorption. ठीक है। एंटासिड को कभी भी हम लोगों को कोई ड्रग के साथ मिक्स करके कंबाइन करके नहीं चलाना है। क्यों नहीं चलाना है? क्योंकि एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है एंटासिड। जैसा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है वैसा ही एंटासिड का भी डोज है। खाने से 1 घंटा पहले और खाने के 2 से 3 घंटे बाद हम लोगों को ये सबको यूज़ करना है। ठीक है, इतना याद रखना है, ध्यान में रखना है एकदम। कभी भी डोज याद रखना आप लोगों को। कोई आंख बंद करके भी पूछे कि एंटासिड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एक ऐसा ड्रग कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोग खाने के 1 घंटा पहले और खाने के 2-3 घंटे बाद देना है। खाने के समय नहीं देना है, खाने के जस्ट 10 मिनट बाद नहीं देना है। ठीक है, क्यों नहीं देना है? अगर दोगे वैसे ही क्या होगा, एचसीएल का सिक्रेशन बंद हो जाएगा। एचसीएल का सिक्रेशन जैसे कम होगा क्या होगा, आपका स्टमक में जो भी कंटेंट होगा वो डाइजेस्ट नहीं होगा फूड, फिर पेशेंट गाना गाएगा एल लग गए, है ना। तो आज के लिए रहने तो इतना ही, एल लगाते हुए सबको चलते हैं। फिर बुरा मत मानना मेरी बातों को, तुरंत प्रभाव पे ले लेते हैं अपने दिमाग में, नहीं लेनी चाहिए। चलो तो आज के लिए रहने देते हैं, आज के लिए काफ़ी है। यूँ ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सदा बाहर गाने गाते रहो और मेरे चैनल पे आते रहो। ठीक है, बाय बाय सबको, हैव गुड टाइम इन द मिडनाइट। अच्छे से सोना, ठंडी बढ़ गई है, कंबल में घुस के सोना।